वेलकम टू तरुण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज द हिंदू के करंट अफेयर की बात करेंगे। जो द हिंदू न्यूज़पेपर का सबसे प्रमुख जो करंट अफेयर है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का सबसे प्रमुख अगर करंट अफेयर की बात करें तो जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और बाकी अन्य एग्जाम के लिए, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज है आज का, अगर हम उसकी बात करें तो पहला न्यूज आप देखेंगे तो इसमें यह कहा गया है कि तमिलनाडु गेट्स अ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तमिलनाडु में पहली बार तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को रिकॉग्नाइज किया है। इस पर चर्चा है, आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होता है और तमिलनाडु के कौन कौन से क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी साइट्स घोषित किया गया है और आखिर क्यों किया गया है, उसके पीछे कारण क्या है, कौन ऐसी स्पीसीज है जिसके कारण से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आपको तमिलनाडु के उस प्रमुख क्षेत्र को किया गया। द हिंदू का सबसे मेन जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर आपको ये द न्यूज दिया गया है, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें इसमें देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि जो तमिलनाडु हमारे राज्य है, उस तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस ट्यूसडे को अपने यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी के माध्यम से उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लिए ये पहला, उस राज्य के लिए पहला ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। स्पेशली वो जो क्षेत्र है, वो जगह है, उसका नाम है आरटी पाटी और दूसरा जो है मीनाक्षीपुरम। ये दो गांव है, आरटी पाटी और मीनाक्षीपुरम, ये दो गांव है उस राज्य के। ये वहां का जो जिला है जिसका नाम मदुरई है। तो मदुरई जिले के जो दो गांव हैं स्पेशली, जिसका नाम है मीनाक्षीपुरम और दूसरा है आटीपट्टी, इन दोनों गांवों को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हेरिटेज साइट के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया है। हम समझेंगे कि हेरिटेज साइट क्या होता है, जैसे इसके बारे में कि ये क्या होता है इसके बारे में। इस क्षेत्र को घोषित करने के पीछे एक कारण है कि सबसे पहला बात कि ये जो साइट है ये 139.63 अगर हेक्टेयर में, ये जो एरिटापट्टी जो है जगह, जो है एरिटापट्टी जो स्थान है, वो विलेज है, वो फैला हुआ है। मिलौर तालुका के में ये आता है। दूसरा वाला जो है आपका, जिसको आप मीनाक्षीपुरम कह रहे हैं, उस मीनाक्षीपुरम को 53.58 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलिए इन दोनों को तो आरटीपट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया। इसलिए इसके पीछे कारण है कि रिकॉग्नाइज करने के पीछे ये जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है भाई? तो इसके महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसे हम आटीपट्टी भी कहते हैं, एरिटापट्टी कहते हैं, क्योंकि भाई तमिल भाषा है तो उसमें आप हो सकता है कि भाई प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई तमिल भाषा का वो है, हमारी हिंदी भाषी है। तो जो एरिटापट्टी जो है ये इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहां देखा जा रहा है कि 250 बर्ड्स के स्पीसीज उसके चारों तरफ खास करके उस एरिया में पाए जाते हैं। उसके साथ उसमें से जो प्रमुख बर्ड्स के स्पीसीज हैं, जैसे आपका लैगर्स हुआ, आपका फैल्कोन्स हुए, आपका शाहीन फैल्कोन्स हुआ, बोनिलीज ईगल हुए, ये प्रमुखतः बर्ड्स उस क्षेत्र में काफी पाए जाते हैं। इसलिए इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए वहां पर उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर तमिलनाडु की सरकार ने इसको घोषित किया है ना। साथ साथ में वहां पर वाइल्ड लाइफ, जैसे कि इंडियन आपका पेंगुलिन्स हुआ, आपका स्लेंडर्स हुए, पाइथन्स हुए, ये सारे उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तमिलनाडु की सरकार ने इसे हेरिटेज साइट के तौर पर इसको कंसीडर किया है ना। तो ये तो बात हुआ इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि भाई सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है
कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होता क्या है, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, चाहे कोई भी बुक शंकर आईएएस हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमारे संविधान में आप हमारे जो पार्लियामेंट्री के आधार पर एक्ट के माध्यम से बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया था 2002। और उस बायोडाइवर्सिटी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसके सेक्शन 37 में ये कहा गया है, ये प्रश्न प्रीलिम्स का बन सकता है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है आसपास के जो लोकल बॉडीज हैं उस लोकल बॉडीज से कंसुलेशंस करके राय सलाह करके उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटीज वाले क्षेत्र इलाका को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि भाई आसपास का जो इलाका है, तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है, उससे राय सलाह करके राज्य सरकार जो है उसे बायोडाइवर्सिटी साइट्स के तौर पर, बायोडाइवर्सिटी आपका कह सकते हैं कि हेरिटेज साइट के तौर पर उसको घोषित कर सकता है। ये कहा गया है सेक्शन 37 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में कहा गया है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये वेल डिफाइंड है स्पेशली कि भाई किस टाइप के क्षेत्र को बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट घोषित किया जा सकता है। तो कहता है कि भाई वो क्षेत्र या तो यूनिक हो, इकोलॉजिकली फर्जाइल्स हो, आपका इकोसिस्टम हो, चाहे टेरेशियल्स हो, आपका कोस्टल हो, आपका इनलैंड वाटर हो, आपका मरीन्स हो, आपका इस तरीके से जो रिच बायोडाइवर्सिटी वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज क्षेत्र के तौर पर घोषित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि खास करके जो वाइल्ड हैं वो रिचनेस हो, वाइल्ड का मतलब जंगली जंतु वहां पर बहुत ज्यादा हो, है ना, साथ साथ में डोमेस्टिकेटेड भी जंतु बहुत ज्यादा हो, स्पीसीज बहुत ज्यादा हो, इंट्रा स्पीसीज कैटेगरी बहुत ज्यादा है, हाई एंडेमिज्म्स है आपका, है ना, उसी प्रकार से बहुत सारे कुछ ऐसे रेयर और थ्रेटेंड स्पीसीज भी उस क्षेत्र में पाए जाते हो, साथ साथ में की स्टोन स्पीसीज पाए जाते हैं। ये इवोल्यूशन, ये सारा चीजों जब आप इंडियन इन्वायरमेंट को आप पढ़ेंगे, खास कर इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको डिटेल से वहां पर चर्चा करने के लिए मिलेगी। तो ये प्रमुखता जो इसके स्पेसिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है और उसके आधार पर बायोलॉजिकल ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। और ये पावर कहां होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है। स्टेट गवर्नमेंट आसपास लोकल बॉडी से कंसुलेशंस करके, राय सलाह करके बायोलॉजिकल आप कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर पर्टिकुलर क्षेत्र को घोषित कर सकता है। तो ये प्रमुखता था, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण ये बन जाता है। अब आप कहेंगे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत में बहुत सारे ऐसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं फेमस, खास करके जैसे नलौर तमरिड ग्रूव जो है आपका बेंगलुरु में है आपका, है ना, हॉगरिंग आपका ये कह सकते हैं कि कर्नाटका के अंदर में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर में है। उसी प्रकार से सबसे फेमस अगर हम बात करें मजौली के बारे में आपने सुना होगा तो मजौली आपका असम में है। तो ये प्रमुखता हैं जो आपके ऑलरेडी इसके घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, इसको आप देखेंगे। अब नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं जो सबसे प्रमुख है आपका। नेक्स्ट न्यूज है, आप सबको पता होगा कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का दौर है ना, उसे आपको मना नहीं किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट से टू ग्रांट मोर फंड फॉर रूरल स्कीम टू ईज पेन्स। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार चाहती है कि भाई रूरल स्कीम्स में और भी फंड दिया जाए। जितना ऑलरेडी पहले था वो काफी नहीं था। द हिंदू का न्यूज है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर ये कहा गया कि जो हमारे भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, अब इसमें ये क्या हुआ कि ये चाहती है कि जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इसके अंदर में पहले 18% 1.6 ट्रिलियन जो है करंट में इसका फिस्कल ईयर हुआ करता था। मतलब कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जो रोजगार से संबंधित जो है स्कीम्स और मुद्दे जितने भी हैं उस पर 1.18% टोटल 1.64 ट्रिलियन जो है या 14.19 बिलियन जो करंट फिस्कल ईयर में पार्सली ब्लास्टर जॉब स्कीम था, है ना, टॉप गवर्नमेंट के अंदर में आप कह सकते हैं कि इतना का गवर्नमेंट ने, सरकार ने अलोकेट किया था। सो इंडिया हैज एलोकेटेड ऑलरेडी 1.36 ट्रिलियन 2022-23 में
1.36 ट्रिलियन जो है वेरियस स्कीम्स के लिए। माने भारत में जैसे मनरेगा हुआ, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्कीम्स है, किसान मान योजना हुआ आपका प्रधानमंत्री, या जितनी भी योजना है जो रूलर से संबंधित है, जो जनता को वेलफेयरिज्म के लिए आप कह सकते हैं, या जनता के अंदर में जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए है ना, समावेशी विकास के लिए आप कह सकते हैं, उन सभी पर आप देख सकते हैं कि सरकार ने 1.36 ट्रिलियंस का 22-23 में ऑलरेडी पहले से अलोकेशंस किया था बजट, लेकिन इतना भी काफी नहीं हुआ। मतलब आप कह सकते हैं कि इस स्कीम होने के बावजूद भी आपका द स्ट्रेस रूरल एरिया हैज लेड टू इंक्रीज डिमांड टू, जैसे मनरेगा हुआ। अब मनरेगा में महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है मनरेगा, और उस मनरेगा में आप देखेंगे कि मिनिमम जो पे है $2 से $3 पर डे उनको दिया जाता है ना। इतना भी काफी इसमें इस स्कीम में नहीं हो पाता है ना। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई भारत सरकार ने जितना अलोकेट किया था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, ये काफी नहीं रहा। आज भी बहुत सारे बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज इनिशियली बजट 730 बिलियन का था स्पेशली जॉब स्कीम के लिए, और 200 बिलियन था आपका हाउसिंग स्कीम के लिए। सरकार ने ये बजट बनाए थे, लेकिन ये साइट पर जाकर आप देखेंगे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साइट पर, वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर 632.6 बिलियन ऑलरेडी जॉब प्रोग्राम्स के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, ऑलरेडी स्पेंड हो गए, खत्म हो गए हैं। 730 बिलियन में से 632.6 बिलियन रुपए खत्म हो चुके हैं। ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर ये बातें कह गई। लेकिन एक सवाल उत्पन्न होता है कि अभी फिलहाल में सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक है ना, इन्होंने सर्वे किया, एक प्राइवेट थिंक टैंक बॉडी है, तो इन्होंने सर्वे किया, और सर्वे में ये पता चला कि 1 अप्रैल 2022 तक के फाइनेंशियल ईयर में ये पता चला कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अभी भी 7% से मेजॉरिटी मंथ में अगर देखा जाए तो अभी भी है ही बेरोजगारी, करीब 7%। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी बेरोजगारी पड़ा हुआ है। तो इस लेकर काफी चिंता जाहिर की जा रही है कि भाई इतना पैसा होने के बावजूद भी अभी भी बेरोजगारी आपको खत्म नहीं हुई है, तो सरकार को बजट में और एक्सटेंड करने की जरूरत है ताकि समस्या का समाधान हो, जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो वो दिन पर दिन घटाया जाए। तो इस चीज से लेकर इस न्यूज में बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो आपको एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशनशिप से संबंधित है, आपका आईआर से संबंधित है। आपका अभी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड पैक्ट सेट किए गए हैं, ओपन अपॉर्चुनिटी, तो हमारे जो गोयल साहब जो हैं, सो इन पर चर्चा किया कि भाई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमने ट्रेड एक तरीके से समझौता किया है, बायलैटरल किया है, द्विपक्षीय समझौता किया गया है, तो इसी पर चर्चा की जा रही है। तो इसमें कहा गया है कि फिलहाल अभी आप देखेंगे तो ट्रेड पैक्ट साइन किया गया किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के द्वारा ट्यूसडे को, और भारत के द्वारा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड पैक्ट, हालांकि ये ट्रेड पैक्ट बहुत पहले से ही चल रही है। इस ट्रेड पैक्ट का नाम था इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में समझौता था, है ना। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट ने ट्यूसडे इस बात पर साइन किया कि हम लोग अभी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री पीयूष गोयल है, उन्होंने ट्यूसडे को कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में समझौता हुआ, लेकिन ये फायदा क्या होगा भारत के लिए, ये जानने की जरूरत है। तो मिस्टर गोयल ने कहा कि भाई ये जो बायोपार्टिजम्स हैं, ये जो हमारा द्विपक्षीय जो समझौता है ऑस्ट्रेलिया, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया गया है भारत और उससे पहले ऑस्ट्रेलियन के जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रधानमंत्री उस वक्त हुआ करते प्राइम मिनिस्टर जो स्कॉट मॉरिसन, इन दोनों के बीच में ये फाइनली जो है समझौता जो है कंप्लीट हो गई। अब आप कहेंगे कि ये समझौता था क्या, तो अगर इसके बारे में जानेंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समझौते की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ओवरऑल हर चीज को कवर किया गया है। इसमें कहा गया है कि खास करके जो टैरिफ लाइन जो है उसको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टैरिफ लाइन जो ऑलमोस्ट सब चीज को कवर किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर भारत को भी ये फायदा होगा। क्यों भाई, तो भारत की इसलिए फायदा होगा कि जो भारत की जो मार्केट एक्सेसिबिलिटी है वो मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया 100% से भी ज्यादा एक्सेस भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी खोलेगी। साथ में इंडिया विल ऑफरिंग टू प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द ऑस्ट्रेलिया ऑन द कवर 70% टैरिफ लाइन में,
है ना। इस एग्रीमेंट के तहत अगर ये भी कहा गया है कि जो स्टेम है, जो साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, मैथमेटिक्स हुए, इन सभी को एक तरह पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के माध्यम से उसको ग्रांट किया जाएगा। ये सब पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है बच्चों के लिए, है ना। उसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि जीरो ड्यूटी एक्सेस टू 96% इंडियन एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी खोलेगी। तो कहने का मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता, इस समझौते के माध्यम से कि व्यापार एक नेक्स्ट लेवल तक जाने की संभावना है। मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बायलैटरल है, ये दोनों के लिए, देश के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इन चीजों पर चर्चा यहां पर इस न्यूज के माध्यम से की गई है। तो ये आपका आज की जो हिंदू का आज की सबसे प्रमुख खबर था, जिसको बारे में जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।